कुछ स्टार्टिंग में मैनिपुलेशंस थे? बहुत सारे मैनिपुलेशन थे मेरे। फॉर एग्जांपल मुझे इस इंडस्ट्री में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? So today we have Mr. Ajaz Syed, who is the founder of Future Homes. He come from very humble background और इतने humble background से आने के बावजूद he runs a company named Future Homes. So today we'll be talking on business. Real estate industry में अगर किसी को आना है तो what are the things, ऐसी क्या qualities तुमने चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। So जो लोग आपको जानते नहीं है उनके लिए थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से आए, कैसे शुरू किया एकदम Okay. जीरो से। First of all, thanks so much, Shaurya, that you come to my office and take my podcast. And this is my third podcast. I'm very happy that you are inspiration for all these guys because इतने कम एज में आप जो कर रहे हैं वो शायद ही कोई कर पा रहा है। और जैसे कि आप और मेरा विलेज आपको पता है, हम बाजू बाजू में रहते हैं। हाँ। नियरली हार्डली 5-10 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो वही जैसा जो आपका जिला है, जो आपका गांव, वही मेरा गांव है। मैं लोणन से बिलोंग करता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली मेरा जन्म हुआ। 88 की मेरी बर्थ डेट है। और उसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कि ये फील्ड में काम करना है, कुछ ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। और वो साइड से मैं एजुकेशन में नहीं लिया। मैंने जस्ट मेरा ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री होने के बाद में मैं डीएमएलटी किया। फिर डीएमएलटी मेरे खुद की पैथोलॉजी चालू की मैंने। एक दिन ऐसे ही काम करते करते मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई। मेरे मामा जो खुद यहाँ बिल्डर थे पनवेल के अंदर, तो उसने मुझे कहा गया कि कैन यू ज्वाइन विथ मी। और फिर मुझे उसने कि यहाँ पे लेके आया, मतलब पनवेल में लेके आया। आने के बाद में फिर वही मैं जॉब कर रहा था। जॉब कुछ 8-10,000 सैलरी थी मुझे। और जॉब करते करते फिर काम सीखते गया, कुछ अच्छे लोग मिलते गए और कारोबार जुड़ते गया। उसके बाद मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त लोग मिले जो मेरे साथ में कलीग्स थे, काम कर रहे थे। उनकी लैंड थी आसपास के इलाके में, तो उन्होंने क्या कि उनको कुछ लगा, मेरे में कुछ क्वालिटी लगी, तो बोले हम साथ में काम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने ठीक है चलो करते हैं काम साथ में। तो काम करेंगे तो लगता मनी वो हमारे पास नहीं था, ना उसके पास था, मेरे पास था। वो भी कलीग मेरा, तो उसको मेरे इतने सैलरी था, तो लोग कुछ कम या कुछ ज्यादा। तो फिर हमने कुछ इन्वेस्ट देखने चालू किए। इन्वेस्ट मतलब कुछ लोग जो पैसे डाल सके और इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन हमारा एज बहुत कम था। मेरा कलीग का भी कम था, मेरा भी कम था। आई एम जस्ट न्यूली मैरिड। मेरा एज 24 रहेगा, उसका 22-23 रहेगा कलीग का मेरे। तो फिर हमने कुछ लोग अप्रोच किया, दोस्त लोगों ने मना किया क्योंकि हम तो मुझ में नहीं थे तब। तो हमको मुझ में तो कोई भरोसा नहीं रख रहा था हमारे ऊपर कि बाबा ये बिना ये बंदे क्या कर पाएंगे और कौन कैसा पैसा इन्वेस्ट करेगा। ना इनके पास लैंड है, ना इनके पास मनी है, ना कुछ नहीं इनके पास, ना इनका बैकग्राउंड है कुछ। ना मेरे घर पे कोई बिल्डर है, ना पिताजी बिल्डर थे, ना दादाजी बिल्डर थे, कुछ ना कुछ। मेरा फील्ड भी पूरा अलग था। और उसका भी फार्मर फैमिली से आया था, उसके भी पिताजी फार्मर थे। तो हमने ऐसे मिलते मिलते बहुत से लोगों को मिलने के बाद में एक बंदा हमको मिला जिसने हम पे ट्रस्ट किया। वो ट्रस्ट भी ऐसा किया कि उसने बताया कि मुझे कोई मतलब मेरी फैमिली कुछ नहीं है और मेरे आपको फैमिली समझ के आपको ज्वाइन करता हूँ। उनको उसको लड़के बच्चे लोग नहीं थे मतलब। तो फिर उसने हमको अप्रोच किया, फिर हमने उसको यस बोल दिया। फिर उसने 2-4-5-6 मीटिंग करने के बाद उसने कुछ सर्टेन अमाउंट दिया और हमने काम चालू कर दिया। हमारा काम चालू करने के बाद में 1-1.5 साल हमने वही सैलरी जो ले रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंटिन्यू किया, बिल्डर बनने के बाद भी, और काम चालू किया। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने रन किया, उसमें अच्छा खासा पैसा मिला और वही प्रोजेक्ट से हम काम करते गए। आज थैंक्स ऑफ गॉड कि हमारा 25-30 साइट चालू है अभी, और वी हैव डिलीवर्ड ऑलमोस्ट 1500 फ्लैट्स टू ऑल आवर क्लाइंट्स। और ऑल क्लाइंट्स हमारे आज हैप्पीली सर्वाइव कर रहे हैं, सब जगह पे रह रहे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एंटरप्रेन्योर बनने के बाद भी, डिलीवर करने के बाद भी, बिल्डर बनने के बाद भी उतनी सैलरी लेना। जो स्टूडेंट्स आते हैं स्टार्टअप्स में उनको लगता है अभी सब हो गया, मतलब 0 to 1 पहुंचना मुश्किल है, 1 to 100 हो जाए। यस सही है। सो आपकी 0 to 1 से जर्नी अच्छी थी, पर ऐसे कितने रिजेक्शंस मिले? बहुत सारे रिजेक्शन मिले, वो तो बता नहीं सकते। क्योंकि क्या जब हम कुछ नहीं रहते ना तो रिजेक्शन कुछ लगता नहीं। क्योंकि हम जीरो रहते हैं, जीरो से और कितना नीचे जाएंगे। जब आदमी जीरो रहता है उसको डर नहीं रहता है। अभी रिलेशन डर लगता है कि अभी कुछ काम करेंगे और कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अभी अगर हमारा काम को मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर उसके अंदर अगर काम नहीं मिला तो लोग क्या बोले बताएंगे।
अभी टेंडर आते हैं तो हम टेंडर भरते हैं, तो टेंडर अगर हमको नहीं मिला तो फिर वो रजिस्ट्रेशन डर लगता। अभी तब रजिस्ट्रेशन डर नहीं था, रजिस्ट्रेशन तो बहुत आए लेकिन हम डरते, हम सुबह उठ के वही नई शुरुआत करते थे, तब का चीज ही अलग था। कंसिस्टेंसी। यस यस यस। सो जैसे आप पहले बार आए तो ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्पेशली? कॉम्पिटिशन बहुत थी, कैसा तब का मार्केट कुछ अलग था। तब क्या था कि हर चौराहे पे, हर गली पे, हर 10-10 फुट 20-20 फुट के ऊपर बिल्डर के ऑफिस थे। और वहां पे क्या था, तब क्या था कि थोड़ा लैंड लिया, टोकन दिया, थोड़ा सा कुछ डाउन पेमेंट दिया और लैंड ले लिया और काम चालू कर दिया। तब क्या था कि 90-80% तो फ्रॉड थे, मतलब काम होता नहीं था प्रॉपर, जो होता नहीं था। मतलब 12-13 साल से हम जब काम कर रहे, 13 साल पहले जो बिल्डर है हार्डली उसमें 5-10 बिल्डर हमको मतलब थे, है अभी तक, बाकी सब चले गए। मतलब इतना फ्रॉड चल रहा था वो टाइम पे। तो अभी चैलेंज क्या थे कि हम अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और वहाँ पे हमको जेन्युइन काम करना है, तो कोई और आके उस पर कम रेट पे ऊपर मतलब बुकिंग चालू कर रहा था। तो हमको कभी कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि हम पूरा एड रन करने के बाद में, मतलब पूरा मार्केटिंग करने के बाद में एक बुकिंग नहीं हो रहा था हमारा। मैं एक्सपेंस जा रहा था लेकिन बुकिंग नहीं हो रहा था। तो फिर उसको हम डील किया, फिर लो बेट स्कीम हाउसेस निकाले और फिर उसको टैकल किया। ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मैनिपुलेशंस थे? बहुत सारे मैनिपुलेशन थे, मतलब क्या है कि बता नहीं सकते। मैनिपुलेशन इन द सेंस क्या कि यही सब कि रेट्स कम करके बेचना, या फिर थोड़ा सा इधर का मतलब फेक कमिटमेंट, फेक क्लाइंट्स, फेक ब्रोकर्स, ये सबको सबसे फेस करना पड़ा है उनको। कभी कभी कोई एड एजेंसी आ रही, बता रही कि सर हम ऐड आपका चालू करेंगे और पैसे लेके गए, ऐड ही चालू नहीं किया। कभी कभी ब्रोकर आया, मेरे पास 10 बुकिंग है, 2 बुकिंग दिया, पेमेंट लेके गया, बाकी बुकिंग हुआ ही नहीं उससे, मतलब जितना ब्रोकरेज बना उससे ज्यादा पेमेंट ले गया। ऐसे बहुत से फेक मैनिपुलेशन हो गए लाइफ में। ऐसे आपके एक्सपीरियंस है ऐसी कुछ लर्निंग्स जो सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए नहीं, मतलब सारे इंडस्ट्रीज को मिला के, लाइक बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्सपेक्टिव से ऐसी कौन सी क्वालिटीज एक स्टूडेंट के पास, नए एंटरप्रेन्योर के साथ होनी चाहिए? नहीं, मैं तो समझता हूँ खाली सच्चाई आदमी के अंदर रहेगा ना, तो आदमी कुछ भी चालू करे वो कर सकता है। और कमिटमेंट, जो कमिटमेंट आप डिलीवर कर दे रहे वो टाइम पे डिलीवर करना, वो टाइम पे काम करना, यही सब मेन क्वालिटी रहना चाहिए एक नए चालू करने के लिए। और क्या, और कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप कोई चीज़ में नाकामयाब हो रहे हैं या आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो उसके पीछे जो लग लग के उसको पूरा करना, यही बस, यही अगर बंदा करता रहा तो आज कल परसों कब ना कब उसकी मंदिर, उसकी पैर जरूर छुएंगी। ये मानता हूँ मैं। सच है, अभी भी ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसका पहला स्टार्टअप बहुत बड़ा बन गया, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद होता है। यस। सो अभी फॉर एग्जांपल आपके मिस्टेक्स से सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे फोकस्ड ऐसी कौन सी क्वालिटीज, या फिर ऐसे बिजनेस के साथ अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस इंडस्ट्री में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट, जिनको भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना है, ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो वो नहीं करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, ये फील्ड का नॉलेज ना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को क्या रहता है कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं बिल्डर बन गया, ये चीज सही नहीं है। आपको जब तक ये फील्ड का नॉलेज नहीं रहता ना, क्योंकि आप उनका सपना पूरा कर रहे हैं, क्लाइंट से आप सपना पूरा कर रहे हैं। लाइफ में बंदा शादी और घर एक ही बार करता है, तो इसके लिए आप उसको घर डिलीवर करें तो उसका सपना जो पूरा करे, तो उसके सपना पूरा करने के लिए आपको पूरा के पूरा नॉलेज होना जरूरी है कि हम घर की क्वालिटी कैसे दें, अपना घर कैसा बनाए, अपना क्या होना चाहिए, उसको कितने दिन में कैसे कमिटमेंट पूरा करें। क्योंकि क्या है, जब कोई बंदा आपके पास घर बुक करता है तो वो फर्स्ट डे से लेके वो घर मिलने तक का सपना देखता है कि मेरा आज तारीख को घर मिल रहा, और उसमें अगर डिले हो गए, उसमें कुछ कमिट आपकी फेल हो गई, तो वो लॉस उसका तो है, आपका खुद का भी, क्योंकि आपका नाम खराब हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको उसको क्या दे रहे और कैसा दे रहे, वो चीज डिपेंड है उसके अंदर। आपको पैसा तो मिलेगा, दुआ भी मिलेंगी, और घर की दुआ लाइफ टाइम चलेंगी। जब तक अगर उसके घर में कोई भी आता रहेंगे ना, घर अच्छा बना, किसने बनाया, ये बिल्डर ने बनाया। तो ये मस्त है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप कैसा पूरा करें, कैसा कर रहे हैं और क्या रिलेशन बन रहा है, क्योंकि एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट भी लेके आ सकता है। तो क्लाइंट से रिलेशनशिप और जो कमिटमेंट है वो पूरा करना जरूरी है। तो इसके जिसको जो इसमें आना है, तो उसको मस्त ये है कि वो अपने काम प्रॉपर करे और प्रॉपर घर डिलीवर करे बस। मतलब ऐसे कोई क्लाइंट्स थे जिन्होंने बहुत वियर्ड बोल के, लाइक थोड़े बहुत अलग एक्सपेक्टेशंस थे? क्या रहता है, कभी कभी जब हम काम करते हैं ना, तो हम अगर जैसे उंगलियां हमारी 10 उंगलियां तो सब सही नहीं रहती, मतलब ये सब कोई छोटी कोई बड़ी है। कोई बहुत से क्लाइंट ने दुआ दे के चले, बहुत से क्लाइंट को ऐसा लगा कि किधर किधर हम कुछ गलत कर रहे हैं। अभी कभी क्या होता है कि हमारा फॉल्ट नहीं रहता, कभी कभी क्या है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, आज उसका प्रेशर, उसको घर से फोन आ गया कि कोई तो तबियत खराब है या फिर कोई एक्सपायर हो गया,
तो उसने प्लास्टर छोड़ दिया, कुछ हो गया। तो 19-20 चलता रहता है काम के अंदर, मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर। बाकी कमिटमेंट के हिसाब से मुझे कभी किसी ने मतलब बुरा अभी तक तो बाय डिफॉल्ट बाय गॉड कुछ हुआ नहीं अभी तक ऐसा। बाकी कुछ कमिटमेंट, बाकी काम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा 19-20 कभी कभी हुआ रहेगा, वो भी हमारी गलती नहीं, हमारे लेबर से, हमारे सुपरवाइजर से, जो सुपरवाइजर नहीं प्रॉपर कर पाया उसकी वजह से हुआ रहेगा। बाकी मेरे तरफ से ऐसे कुछ गलती हुई नहीं। और कुछ कस्टमर से मेरा रिलेशन ऐसा बना कि आज तक रिलेशन है। आज तक कस्टमर मेरे पास आए तो मेरे पहले पैर छूते, मतलब मैं उनसे बहुत छोटा हूँ लेकिन उनको इज्जत में, उनको इतनी इज्जत मिलती है मुझे। कभी क्यों तो मैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं मेरा काम चालू था और कस्टमर ऑफिस आए थे, उनको समझा कि मैं एडमिट हूँ। कस्टमर ऑफिस वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल आके रोने लगे और वहाँ पे बाबा मेरे सर है, उनको अच्छा करा ऐसा, मतलब इतना रिलेशन बॉन्ड बन गया कस्टमर से जो आज तक है। और वो कस्टमर की वजह से आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। वो होता है ना कि सबसे बेस्ट मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ की होती है। ये सही बात है, मतलब तुम डिजिटल करो या फिर अगर लॉयल्टी नहीं होगी कस्टमर के साथ तो नहीं हो सकता। सही बात है, बिजनेस बंद भी हो सकता है, लॉयल्टी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। सो ऐसा कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि पहले जब आपने हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया, बहुत लगता है कि स्ट्रगल्स होते हैं बिजनेस में, बट कैसे लगा कि हाँ अभी हमें ये करना है, हमें गिव अप नहीं करना, आज ये क्लाइंट चला गया हमें ये करना है। सो वो माइंडसेट कैसे बना? एक्चुअली क्या है, मुझे क्या करना है पता नहीं था, मुझे अच्छा करना ही पता था। मुझे दादा ने कहा था कि तुम किसका अच्छा मतलब बुरा नहीं, मतलब बुरा कभी नहीं होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर अच्छा कर नहीं पाए तो कम से बुरा तो मत करो, मेरे दादा कहा करते थे। और दादा ने हमेशा कहा कि तू पहले हारना सीख, क्योंकि जब हारेगा तब जीत का मजा तो चख पाएगा। तो बहुत सी बार फेलियर जो लिया ना तो उसमें मैं बहुत कुछ सीख पाया। तो आज मतलब क्या बनना है मुझे पता नहीं है, लेकिन अच्छा करना ही पता है मुझे, बस कि लोगों का भला कर सकूं। कुछ कौन से फील्ड में मुझे पता नहीं कि मेरी फील्ड ये रियल एस्टेट में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, उसमें, लेकिन जहां पे जाऊंगा लोगों का भला करूंगा, इतना मुझे यकीन था और वो हिसाब से मैं आज तक चल रहा हूँ बस। तो एक रास्ता बन गया, रियल रियल एस्टेट में आ गए। ऐसा पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के लिए करना है? नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। अभी रियल एस्टेट में आ गए, अभी लगता है कि अब फंड से दूसरे कैटेगरी में भी चांस है वहां पे जाना चाहिए? हाँ, डाइस पे करने लगता है फंड को, लेकिन क्या है 10% ऑफ माई फंड, मतलब जहाँ पे मेरी कमांड है, जहाँ पे मेरा हथकंडा है, वहाँ पे मैं 90% मेरा यूज करूँ और 10% में डाइवर्सिफाई करूँ, जो चीज़ के लिए मैं कुछ नया सीख पाऊँ, जहाँ कुछ नया मुझे मिल रहा है वह 10, लेकिन 90% में मेरा फोकस मेरे काम पे करता हूँ। कभी ऐसा क्लाइंट मिला है जिन्होंने लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी डील नहीं हुई तो बिजनेस रिस्क पे है, कभी ऐसे क्लाइंट्स मिले? नहीं, मेरा हर क्लाइंट मेरे लिए उतना ही है जितना, मतलब हर क्लाइंट के लिए मैं उतना ही ये देता हूँ, क्योंकि क्या है वो उसकी लाइफ की जमा पूंजी मेरे पास लाके देते हैं। तो मेरे लिए हर क्लाइंट वही सेम इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कोई क्लाइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, लेकिन कुछ क्लाइंट से बॉन्ड अलग लेवल का बन पाए वो ठीक अलग बात है, मतलब कुछ क्लाइंट से रिलेशन बन पाए कि वो कुछ नहीं, उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, फैमिली कुछ नहीं, कमाता कुछ नहीं, मतलब इनकम सोर्स कम है, तो रिलेशन अलग बन गया, लेकिन मेरे लिए क्लाइंट सब सेम ही है। तो अभी इतने हम्बल बैकग्राउंड के आने के बावजूद इतना अब खड़ा किया, तो क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में मैनिपुलेशन बोला, स्ट्रगल्स थे, माइंडसेट का ऐसा कुछ पहले से नहीं था कि मुझे ये करना है? बराबर। जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं बाकी के इंडस्ट्रीज में, उनकी डिमांड बहुत अलग होती है। लाइक मुझे ये स्टार्टअप चलना ही चाहिए। क्या होता है कि जब कोई बिजनेस, लाइक मैं मेरा बताता हूँ, जब मैंने टेकन एक्सेस शुरू किया था मैं कुछ अलग नहीं दे रहा था, मैं सेम काम कर रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि दुनिया में मेरे अलावा कोई अच्छा कर ही नहीं रहा। तो ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि लोगों को सुनने का नहीं, लाइक मैं जो कर रहा हूँ वही बेस्ट है। बराबर। सो कभी ऐसा माइंडसेट था कि लाइक आई एम डूइंग द बेस्ट, बट स्टार्टिंग में ऐसा माइंडसेट डेवलप होता है? नहीं, क्या रहता है कि हम जब अकेले काम करते हैं ना तो ये सब फेस करना पड़ता है। वी आर डूइंग आवर जॉब इन ए ग्रुप, मतलब मैं पार्टनरशिप में काम टीम में काम करता हूँ। हम सिंगल को अगर कोई डाउट मन में आया तो हम 10 लोग के साथ बात करके हम पार्टनर साथ में टीम बैठ के वो फिर आगे सोल्यूशन निकालते हैं उसके अंदर। तो कभी लगता है कि मेरा सही है, कभी कि हम गलत, तो मैं स्टॉप भी होता हूँ, कभी मेरे पास अगर कुछ रास्ता नहीं है या फिर मेरा गलत हो रहा है या सामने दूसरा पार्टनर मेरा मुझे बता रहा नहीं, ये नहीं। तो यही तो क्या है, कोई भी काम सीखना रहता है कि उससे हम क्या सीख पाए और उसको हम क्या सिखा पाए, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी आज जिससे आप टीम में काम करते हो, टीम मैनेजमेंट से क्या सीखा? एक टीम कैसे मैनेज होती है, टीम में भी जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उससे क्या सीखा? क्या है टीम्स में अगर कोई उसमें कोई बंदा जो पैसे वैल्यू दे रहा रहेगा ना, मनी की वैल्यू दे रहा रहेगा, तो टीम कभी काम नहीं कर पाएंगे।
अगर तुम काम को वैल्यू दे रहेंगे तो टीम तुम्हारी टीम वर्क भी होगा और टीम बिल्डर भी होगा और प्रोग्रेस भी होगा आपका। और अब कैसा लगता है? अभी ठीक लगता है लेकिन और भी बहुत कुछ करना है। अभी ऐसा लगता है कि अब तभी लगता था अभी शुरुआत है, अभी लगता है अभी शुरुआत है। तो हर टाइम जब नया कुछ काम करते तो लगता है ये शुरुआत ही है अपनी। और क्या हम जब भी काम कुछ लेते तो हम हमारे ऊपर से आप देखते कि वो क्या कर रहा है, मतलब मेरे सीनियर जो बड़े और कुछ बिल्डर बड़े बिल्डर है उनको देखता वो क्या कर रहे हैं उनसे वैसा कर पाए, ऐसा है। तो ये कभी एंड नहीं, इतना स्टार्ट। स्टार्टअप में क्या होता है कि नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग सबसे बड़ा टास्क है। बराबर मतलब बाकी सब है बट रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर। सो आपके साथ प्रोफेशनल अभी ये रियल एस्टेट में ऐसा रियल रिलेशन बिल्डिंग ऐसे क्या है, मतलब वो कोर पार्ट है या फिर क्या है मेरे फील्ड में क्या रहता है कि अगर कोई बंदा एक फ्लैट बुक करता है तो वही बंदा उसके मामा चाचा काका सबको लेके आता है और फ्लैट बुक भी करता है। प्लस अगर उसके पास एक्सेस मनी आ गया, एक बिल्डर एक बंदे ने हमारा फ्लैट बुक किया, उसको हमारे कमिटमेंट पसंद आई, उसको हमारा फ्लैट पसंद आया, सब चीज पसंद आया, उसके पास जो एक्सेस मनी है तो वो हमारी गाइडेंस लेता है या फिर हमारे पास आगे इन्वेस्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कस्टमर इन्वेस्टर बन जाता है। हाँ, तो ये रिलेशन बिल्डअप का काम में आया मेरे मेरे 50-60% कस्टमर रिपीट कस्टमर है मेरे पास। मतलब रिपीट कस्टमर जिसने एक फ्लैट दो फ्लैट लिया, जिसने छोटा रूम लिया चाल का उसने बिल्डिंग में फ्लैट लिया, जिसने बिल्डिंग उसने टावर में फ्लैट लिया, मेरे पास ही फ्लैट लिया, ऐसा। तो चैलेंजेस तो बहुत है बट ऐसे लॉयल्टी कैसे बिल्ड की, लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है कि ये तो है गुड वर्क करना चाहिए उसके साथ भी जबान अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो जबान से निकल रहा है ना वो दिल से निकलना चाहिए। दिल जबान और दिमाग तीन चीजें एक साथ में जब मिलेंगे ना तो फिर वो बिल्डअप होंगे रॉयल्टी। ऊपर ऊपर की कमेंटमेंट नहीं। नहीं क्या रहता कि कभी कि हम जब बात करते हैं ना, जब अगर हम वो सामने बंदे की आंख में देख के बात कर रहे हैं और दिल से बात कर रहे हैं उसको पता चलता है और वो तार जुड़ जाती, हाँ, रिलेशन बन जाता, तो फिर ऑटोमेटिकली वो रॉयल्टी बन जाती। और फिर क्या होता है कभी कभी कि उसको लगता है कि नहीं यही है, ये हम चलो ठीक है उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन उसको अपना मतलब अगर अपनी पसंद है बात पसंद नहीं तो हर चीज वो शेयर करता है। मतलब उसकी पर्सनल बात पे रहेंगे ना तो वो समझता नहीं कि वो बिल्डर है मेरे से, वो चीज लगता है उसको लगता है मैं अपना फ्रेंड है ये, या फिर अपने ये कोई घर का मेंबर है और वो हर बात शेयर करता है, ऐसी रॉयल्टी बिल्डअप होती है। हाँ, पहले कस्टमर को पहले जानो। हाँ हाँ। मैं भी कस्टमर से जब बात करते तो हम उसके पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूछते, तुम कहाँ से आए, आज तक कितने हुई, आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसा, हर चीज और उसके बाद भी फिर हम रिलेशन बिल्डअप होता हमारे कस्टमर से। ओके, सो ये सब होने के बावजूद अब स्टार्टअप है, इंडस्ट्री है, अब ऐसा कौन से लग रहा है कि अब ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए। नहीं हमारी इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसके बाद मेरे हिसाब से। जैसे टेक्नोलॉजी का बढ़ रहा है, ऐसा कब आता है कि क्या होता है कि कभी कभी हमारा वो फील्ड का नॉलेज नहीं रहता हमको चीज का, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते नहीं। अभी क्या है कि हमको हमारे फील्ड में इतना काम मतलब पड़ा है, दुनिया हमारी पड़ी है। जैसे पनवेल में मैं काम कर रहा तो यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे जो इतना स्कोप है डेवलपमेंट करने का, तो बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ चीज की। आजकल इतनी डेवलपमेंट हो रही है, देखो टियर 1 सिटी में तो इतनी हो रही है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, सारे जगह कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। सो क्या लगता है अभी फ्यूचर में एयरपोर्ट बिल्ड हो रहा है, एयरपोर्ट के नजदीक के जो भी होते हैं उनकी रेंट ज्यादा होती है, प्राइस ज्यादा होती है, बट इतने रियली में लोग आ जाएंगे टियर 1 सिटीज में। नहीं क्या है एक्चुअली क्या है जैसा टियर 1 सिटी के अंदर क्या है डेवलपमेंट जो वास्ट डेवलपमेंट हो रही है, इसका रीजन ये है कि लोगों को सिटी चाहिए। मतलब हम भी अगर ये सोचेंगे, अगर मैं मेरे गांव से आया तो गांव में क्या है, मतलब क्या रहता है फार्मिंग के अलावा कोई सोर्स नहीं है, और अगर आपको स्कोप चाहिए आईटी कंपनी चाहिए जो भी चाहिए डेवलपमेंट है इंडस्ट्री एरिया वो सब सिटी में है। तो इसके लिए और चीज क्या है कि हर सिटी में हर डेवलप सिटी के अंदर है ना हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है आपको। इसके लिए फिर क्या लोग इधर आ रहे हैं, मतलब अभी और बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं। हाँ इसके लिए तो फिर क्या है कि और एयरपोर्ट जो पनवेल में बन रहा है हमारे यहाँ पे बन रहा है, इसलिए 100% बहुत ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मुंबई का कल्चर कैसे है बिजनेस पर्सपेक्टिव से? अच्छा मुंबई क्या वर्ल्ड के अंदर अगर 2-3 नंबर पे ग्रोइंग ये है सिटी है, और उसका मतलब मुंबई ऐसा बोलते कि अगर ये मुंबई कोई भी आंदो उसको संभाल लेती है, और मुंबई में आने के बाद कोई बंदा भूखा नहीं रह सकता। तो मुंबई की यही कल्चर मस्त है कि मुंबई में अगर मुंबई में कोई बंदा आया तो उसने एक दिन भी ऐसा नहीं कि हुआ कि उसको खाना नहीं मिला, कितना भी कोई भी आंदो
बिना कुछ ले के कोई भी आएगा तो उसको वड़ा पाव तो देके जाएंगे एटलीस्ट। हाँ ये सच है, मुंबई किसी को भूखा नहीं छोड़ता। मैंने बहुत बार बहुत बड़े लोगों से ये सुना है कि जहाँ पे भी इवेंट्स में जाते हो यहाँ पे मुंबई, तो बोलते हैं कि मुंबई किसी को भूखा नहीं छोड़ता, सही बात है। पहली बार जब मुंबई में आए थे तब एक्सपीरियंस कैसा था, गांव से यहाँ पे नहीं, सारा सब शिफ्ट हो जाता सब है। एक्चुअली क्या है, सब चीज़ अलग था जब गांव से यहाँ पे आया। इवन माय क्लॉथ्स, माय मुझे रहन सहन, मेरा कपड़े, हर चीज़ अलग था। बात करने का तरीका अलग था। लोग मिलते गए तब पता चला कि हम जो क्वालिफाइड हो के आए हैं, जो स्कूल टीचिंग करके स्कूल सीख के आए, तो उसका सही इस्तेमाल यहीं पे करना चाहिए। क्योंकि गांव में क्या है कि हम अगर पढ़े भी बीएससी या फिर इंग्लिश इससे, लेकिन वहाँ पे सब अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है। लेकिन यहाँ आने के बाद में वैसा नहीं, यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे लोग मिले जो ओनली इंग्लिश में बात करेंगे या फिर ओनली हिंदी बात करेंगे, तो उनसे बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, ये सब चीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन ये कब हुआ, जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे लोगों से मिले, तो उसका हुआ। और बम्बई ने बहुत कुछ सिखाया, मतलब आज भी बम्बई बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि नंबर ऑफ कस्टमर मिले, नंबर ऑफ कस्टमर का फेस रीडिंग करने का सीखा। लोगों को अभी शक्ल से पता चलता है कि कोई बंदा मतलब नेचर वाइज कैसा है, ये फाइनेंशियली कैसा है, और कोई बंदा अगर फेस पे समझ जाता कि भाई ये कुछ तकलीफ में है कि नहीं है। तो मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, और जो भी सीखी यही से सीखे बस। हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। यस यस यस, यहाँ पे करो। पूरे इंडिया से आते हैं यहाँ पे, तुम्हें हर तरीके के यस यस, experience मिल सही, जाएंगे। यस यस, सही बात है। अभी रियल एस्टेट में अभी मुंबई में है, इसके बाद कौन सी बड़ी सिटी लगती है जहाँ पे रियल एस्टेट का, जहाँ पे अभी मुंबई है, मुंबई के बाद में जहाँ पे लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं? मुंबई के बाद बेंगलोर है, लेकिन मैं समझता हूँ मुंबई के बाद में अगर कोई डेवलप हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर तो न्यू मुंबई हो जाएंगी। मतलब हाँ, पनवेल से लेके वाशी तक, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो बन रहा है वो एशिया का पूरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट न्यू मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है। तो डेवलपमेंट जो होगी ना इसके पास ही हो रही। हाँ, न्यू मुंबई। यस यस, न्यू मुंबई। अभी यहाँ पे एजुकेशन का भी है, सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। बट क्या होता है स्टार्टअप्स में, स्पेशली स्टार्टअप फाउंडर्स में, इन्वेस्टमेंट एक तो बड़ा इशू है। Yes. जो भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, और ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स मिडिल क्लास से बाद में फर्स्ट क्लास में जाते हैं। बट उनके लिए क्या एडवाइस है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, लाइफ पर्सपेक्टिव से? दोनों चीज से, जैसा अगर कोई मिडिल क्लास से है, उसको स्टार्टअप चालू करना है कोई बंदे को, तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक अच्छी कंपनी के अंदर जो फील्ड में उसको स्टार्टअप चालू करना है, अच्छे गाइडेंस के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर किस मतलब सुपरवाइज करना चाहिए, उसने ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो स्टार्टअप जो कर रहे हैं उसके फील्ड के वो कैसे, उसको उससे नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है। और अगर किसको मेरे फील्ड के बारे में कुछ स्टार्टअप चालू करना है, तो फिर उसको फिर अगर कुछ गाइडेंस लगे तो मैं खुद दूंगा। अगर मेरे से कुछ नहीं हो रहा तो मैं किसी और को रेफर करूंगा। तो वो फील्ड के मतलब क्या है, जो बंदे को जो स्टार्टअप करना है वो हिसाब से उसको ये करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और लाइफ पर्सपेक्टिव से क्या एडवाइस है कि देखो क्या होता है, मिडिल क्लास के लोग ड्रीम बिग, वो ड्रीम बिग नहीं करते। और अभी ज्यादातर मिडिल क्लास गाँव में, इंडिया में 74% मिडिल क्लास पीपल है। और Yes. उनमें क्या होता है, दे हैव पोटेंशियल, लगता है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, बातें बहुत बड़े बड़े करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जीक्यूशन में, इन्वेस्टमेंट्स में, या फिर बहाने बना के छोड़ देते सब। उनके लिए क्या एडवाइस है कि मैं क्या बोलूंगा, हार नहीं मानना चाहिए। और एक चीज क्या है, स्लो स्टडी विंस द रेस। आप कछुए की तरह चलिए और उसके पीछे भागिए। कभी का अगर आप वहां पे अगर टॉर्टोइज बन के अलावा आपने अगर इसके क्या उसको कहते हैं, वो रैबिट, रैबिट, रैबिट जैसे अगर भागने गए तो फिर आप गिर जाएंगे और फिर उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास को उठना बहुत मुश्किल है। लोग क्या करते हैं कि जो अभी फॉर एग्जांपल खुद के लेवल को बाकी बड़े लोगों के लेवल से कंपेयर करते हैं। यस यस, मतलब अभी गूगल देखो, बहुत छोटे से शुरुआत है, सबकी छोटी सी शुरुआत है। बट वो क्या करते हैं, उनके सक्सेस को उनके हम्बल बैकग्राउंड से कंपेयर करता है। यस, तो वहां पे कॉन्फिडेंस चला जाता है। सो आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स ए लॉट। आप यहाँ पे आए मेरे ऑफिस से, मुझे थोड़ा टाइट था कि आप खुद मेरे पास आए, मुझे इतना अच्छा मतलब मेरा ब्रॉडकास्ट लिया। और मैं भी बहुत ये कि आप वो ऐसे आगे जाए, ऐसे तरक्की करें,
और जो एज में आप है और जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, ठीक है, हैट्स ऑफ। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप और अच्छे से आपका नॉलेज ग्रो करें और आगे आगे जाए। बाद में अगर आपको कोई मेरी ज़रूरत रहेगी या फिर मेरे रिलेटेड कोई काम की ज़रूरत रहेगी मेरे फील्ड के रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। और आप ये इसी तरह आगे जाए, बस यही कामना करता हूँ।